चलिए बात करते हैं। टॉपिक चल रहा था समास समास के सेकंड तरफ की, सेकंड दूसरी वीडियो की, दूसरे लेक्चर की। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी शब्द को देखकर आपको कैसे पता चले कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो पहली वीडियो थी, वो पहला जो लेक्चर था, वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अविभाव समास के बारे में कि अविभाव समास क्या है, इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, प्रथम पद अव्यय होता है। ये चीज पहले ही बता दी थी कि इसका प्रथम पद क्या होता है, एक अव्यय होता है, अविकारी होता है। ठीक है, और दूसरी बात, समस्त पद अव्यय होता है कि इसका जो समस्त पद बनेगा वो भी अव्यय बनेगा। ठीक है, अब ये समझाएंगे उदाहरण देके कैसे बनेगा। उसके बाद है दोनों पदों में द्विरूक्ति होगी, दोनों पदों में जो है द्विरूक्ति पाई जाती है। और पहचान भी क्या है कि अव्यय शब्द इसके अंदर मिलता है। ठीक है, देखिएगा कैसे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया यथा साध्य, साध्य, यथा साध्य शब्द लिख दिया। ये यथा शब्द क्या है, अव्यय शब्द है। ठीक है, यथा क्या है, अव्यय शब्द है। तो प्रथम पद में अव्यय शब्द मिल गया ना, प्रथम पद में अव्यय शब्द मिल गया। और साध्य शब्द बाद में चाहे कुछ भी हो, मगर जब हम यथा साध्य पूरा एक समस्त पद बना देते हैं तो ये पूरा शब्द भी क्या बन चुका है, अव्यय बन चुका है। अब आप कहोगे कैसे सर? देखिए हमने लिखा लड़का यथा साध्य, यथा साध्य कार्य करता है, कार्य करता है। अगर यहाँ पे लड़के की जगह पे लड़की करता तो भी यथा साध्य कार्य करती है। यथा साध्य शब्द यूं का यूं रहेगा। अगर मैं लिखता हूं कि बच्चे बहुवचन करता हूं तो यथा साध्य कार्य करते हैं, अर्थात यहाँ पे करता है, करती है, करता है, करती है, करते हैं, ये क्रिया शब्द बदल रहा है, मगर यथा साध्य में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लड़का से लड़की बन गया, लड़के बन गया, ये यथा साध्य यूं का यूं, अर्थात ये बदल नहीं रहा, अर्थात ये अव्यय शब्द है। क्लियर, ये अव्यय शब्द है। अब चलते हैं कि कैसे पता चले सर, कैसे पता चले कि अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं। मगर उससे पहले एक पॉइंट और लिखा था कि दोनों पदों में द्विरूक्ति हो। अगर समस्त पद के दोनों पदों में द्विरूक्ति हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिनों दिन, दिनों दिन, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिनों दिन, तो यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, यहाँ पे अविभाव समास होगा, क्योंकि इस तरफ भी दिन है और इस तरफ भी क्या है, दिन है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रातों रात, रातों रात, तब भी क्या होगा, अविभाव समास होगा। तो जहां पर द्विरूक्ति हो चुकी हो वहां पर अव्यय समास होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। जैसे बातों बात, बातों बात, तो यहाँ पे क्या होगा जी, द्विरूक्ति होगा। हाथों हाथ, लातों लात, बातों बात, रातों रात, ये सारे के सारे क्या होंगे, दिनों दिन, ये सारे के सारे क्या होंगे, अविभाव होंगे। हाँ, अगर यहाँ पे अगर रातों रात की जगह दिन रात होता ना, तब यहाँ पर द्वंद्व हो जाता। यहाँ पे बातों बात की जगह एक शब्द बात होता, कुछ दूसरा शब्द कुछ और होता, तो द्वंद्व हो जाता। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर बातों बात, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन की बात करते हैं तो क्या होगा, हमारा अविभाव समास होगा। अब बात करते हैं जी अव्यय क्या है। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन शब्दों को याद कर लो बस, इससे ज्यादा आपको अविभाव के बारे में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर किसी भी शब्द के शुरू में यथा मिल जाए, जैसे यहाँ पे यथा आया था, प्रति मिल जाए, आ, अनु, हर, भर, दर, बे, वी, अति, ये मिल जाए तो वो अविभाव समास होगा। एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे यथा से यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक है, यथामति, यथामति, अर्थात ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जहां पर शुरू में यथा मिलेगा। यथाभक्ति, ठीक है। प्रति से जैसे प्रत्येक, प्रत्येक शब्द संधि में प्रत्येक का देखोगे तो प्रति प्लस एक बनता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन शुरू में क्या है, प्रति मिल गया। प्रति रात, प्रति वर्ष, ठीक है, यहाँ पे शुरू में क्या मिल रहा है, प्रति मिल रहा है, तो अविभाव समास है। जैसे आ से आ जन्म, ये कई बार पूछा गया है। आमरण, आमरण सबसे ज्यादा पर पूछा गया, आ वाला, आ जन्म, आमरण। और यथा, यथा और आ वाला तो सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, अनु से जैसे अनुसरण, अनुसरण, अनुशासन, अनुशासन, देखिए शुरू में क्या मिल रहा है, अनुपसर्ग मिल रहा है, अनु प्लस शासन, अनु प्लस चरण। ठीक है, भर से जैसे भरसक, भरसक प्रयास करते हैं ना, जैसे भर पेट, भर पेट, तो इन दोनों में भी क्या है, अविभाव समास है। हर से जैसे हर वर्ष, हर वर्ष, है ना, हर दिन, हर दिन। अगर शुरू में हर शब्द मिल जाए तो। दर से जैसे दर असल, दर असल, जैसे दर किनार, दर किनार, ठीक है, शुरू में दर मिल जाए। बे से जैसे बेबाक, बेबाक, विदेशी उपसर्ग है ये, फारसी। ठीक है, जैसे बेपनाह, बेपनाह, तो बे मिल गया। वी से जैसे विहार,
विहार, ठीक है, विकल्प, ठीक है, तो वी मिल गया। अति से अतिदेश, ठीक है, अत्याचार, अति प्लस आचार से बनता है, ठीक है। तो ये शब्द अगर किसी भी समस्त पद के शुरू में अगर ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं तो भी आप जान सकते हो कि अविभाव समास है। तो अविभाव समास की इतनी ही पहचान आपके लिए काफी है अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसको उतार दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे समास पे, जो है तत्पुरुष समास हमारा, ठीक है। हम बात कर रहे थे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होता है, सबसे पहले समझ लो, ये जो तत्पुरुष समास है ना, ये दो आधारों पे विभक्त किया जा सकता है। कुछ एक बच्चों के लिए बिल्कुल ही नई बात होगी, शायद उन्होंने पहले कभी सुना भी ना हो। दो आधारों पे जो है बांटा जा सकता है। एक तो क्या है, समानाधिकरण, समानाधिकरण, और क्या है, व्याधिकरण, व्याधिकरण। अब ये देखिए समानाधिकरण क्या है और व्याधिकरण क्या है। समानाधिकरण जिसका मतलब है समान प्लस अधिकरण, अर्थात जो भी दो शब्द आपके सामने होंगे, अगर वो दोनों शब्द किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए आए हों, दोनों शब्द किसी एक की ही बात कर रहे हों, तो वो समानाधिकरण होता है। क्या होता है समानाधिकरण, अगर वो दो शब्द, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, एक उदाहरण देकर लिख देते हैं, राजा का पुत्र लिखा था, ठीक है। अब ये बताओ, राजा का पुत्र, राजा और पुत्र एक ही चीज है या दो अलग अलग चीज है? तो आप बोलोगे जी राजा कोई और है, पुत्र कोई और है, दोनों एक ही चीज थोड़ी ना है। अगर दोनों अलग अलग है तो व्याधिकरण कहलाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया नील वस्त्र, नील वस्त्र, नीले और वस्त्र, ये नीले और वस्त्र दो अलग अलग चीज हैं या एक ही चीज है? कि वस्त्र ही नीला है जी, नीला कोई और नहीं है, वस्त्र ही नीला है। तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल वस्त्र ही नीला है, नीला और वस्त्र अलग अलग थोड़ी ना है, ठीक है। तो एक ही चीज है, तो ये क्या आएगा, समानाधिकरण में आएगा। तो ये है समानाधिकरण और व्याधिकरण। ध्यान रखना, जो व्याधिकरण होता है ना, उसी को बोलते हैं जी तत्पुरुष। तत्पुरुष, जो आप तत्पुरुष बोल रहे हो वो व्याधिकरण को बोलते हैं। इसका पूरा नाम है विभक्ति तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष, इसका पूरा नाम है विभक्ति तत्पुरुष। कारक की विभक्तियों का इसके अंदर लोप किया जाता है, इसीलिए इसको विभक्ति तत्पुरुष कहा जाता है, जिसको आजकल आप केवल तत्पुरुष के नाम से जानते हो। और जो समानाधिकरण है, जो समानाधिकरण है वो है जी आपका कर्मधारय। कौन सा है, कर्मधारय, कर्मधारय। इसीलिए ना आज एक कंफ्यूजन दूर किए देता हूँ। इसीलिए कई बार हमें ऐसा मिलता है, कैसा मिलता है, वहां पे दे दिया जी पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर शब्द दे दिया, हमें पता है जी कर्मधारय है इसके अंदर, ठीक है। हमें पता है जी कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, मगर वो ऑप्शन क्या देता है, ए बी सी और डी। वो ऑप्शन क्या देता है, वो ऑप्शन देता है अविभाव, अविभाव। दूसरा ऑप्शन देता है जी तत्पुरुष, तत्पुरुष, ठीक है। तीसरा देता है जी द्वंद्व, द्वंद्व। और चौथा क्या देता है, चौथा देता है जी यहाँ पर कोई भी अन्य दे देगा, जैसे तत्पुरुष कर्मधारी है, बहुव्रीहि और द्वंद्व द्विगु दे देगा, द्विगु, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर इसमें तो दो समास हो सकते हैं, या तो इसमें हो सकता है बहुव्रीहि या इसमें हो सकता है तत्पुरुष, और दोनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। अभी आपको पता चल गया, तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है कर्मधारय को, ठीक है। अर्थात ये तत्पुरुष आंसर इसका बिल्कुल ठीक होगा। ये वही क्वेश्चन है जब आप पेपर करके आते हो, बाद में बोलते हो जी आंसर की गलत है, आंसर की गलत है, क्योंकि तत्पुरुष दे दिया भाई, आंसर की गलत नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अधूरा था, इसलिए शायद आपको गलत लग रहा था। तत्पुरुष भी इसका आंसर दे सकता है वो, क्योंकि तत्पुरुष का ही एक भेद है समानाधिकरण। क्लियर हुआ? चलिएगा अब हम बात करते हैं इसको समझने की, ताकि ये समस्याएं हमारे भविष्य में कभी तंग ना करे ये समस्याएं हमें, ठीक है। समानाधिकरण समास क्या है, समानाधिकरण जिसका अधिकरण समान होगा और व्याधिकरण जिसका अलग अलग होगा। अब पता कैसे चले अधिकरण समान है अलग अलग है, देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया श्वेत, श्वेत पुष्प, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया कृष्ण गाय, कृष्ण का मतलब होता है काली, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया राजमाता, और यहाँ पे लिख दिया राजमहल, कुछ भी शब्द केवल समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा श्वेत पुष्प, श्वेत पुष्प, श्वेत पुष्प, श्वेत पुष्प खिल गया, खिल गया, ठीक है। अब श्वेत पुष्प की बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, श्वेत पुष्प खिल गया इसका मतलब क्या है, श्वेत खिला है या पुष्प खिला है?
या फिर वही पुष्प खिला है जो श्वेत था। अर्थात श्वेत और पुष्प दो अलग अलग चीज थी या एक ही चीज थी जी, पुष्प को ही श्वेत पुष्प कहा जा रहा है, श्वेत रंग का था। तो आपका आंसर होगा जी एक ही चीज थी, श्वेत और पुष्प दो अलग अलग नहीं, एक ही चीज है। तो ठीक है, एक ही चीज है तो ये क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय। वहां से एक एग्जाम्पल लिखते हैं, राजमाता मारी गई, मारी गई। अब ये कह रहा है राजमाता मारी गई। राज और माता दो अलग अलग चीज है या एक ही चीज है, मतलब राजा और माता दो अलग अलग चीज है, या राजा ही माता है और माता ही राजा है। ठीक है, तो आप बोलोगे जी राजा कोई और है, माता कोई और है, राजा किसी और संज्ञा का नाम है, माता कोई और है। और मारा कौन गया है, केवल माता मारी गई है, राजा नहीं मारा गया। ठीक है, राजा की माता मारी गई है। तो आप कहोगे जी यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं तो तत्पुरुष समास है, मगर कौन सा देखिएगा, माता अर्थात दूसरा पद प्रधान। मैंने कहा था ना शुरुआत में कि पद प्रधानता की दृष्टि से कौन मारा गया, राजा या माता, आप कहोगे जी माता, अर्थात दूसरा पद प्रधान है। तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है। मगर दूसरा पद प्रधान तो है, दूसरा पद प्रधान तो कर्मधारय का भी होता है, हाँ जी, मगर कर्मधारय क्यों नहीं होता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, राजा कोई और है, माता कोई और है। क्लियर, क्लियर हुआ ना। चलिए, उसी प्रकार है हमारा कृष्ण गाय, कि कृष्ण गाय को लेके आओ, मतलब कृष्ण को लेके आओ या गाय को लेकर, काली को लेके आओ या गाय को। बोले जी एक ही तो चीज है, गाय ही तो काली है, तो अर्थात एक ही चीज है तो समानाधिकरण होगा, कर्मधारय समास होगा। और राजमहल, राजमहल बनवा दो, राजा को बनवाओ या महल को बनवाओ, आप बोलोगे जी महल को बनवाना है, राजा के महल को। दो अलग अलग चीज है, महल कोई और चीज है, राजा कोई और चीज है, अलग अलग है तो विभक्ति तत्पुरुष अर्थात तत्पुरुष का एक भेद। क्लियर हुआ, ये समानाधिकरण और व्याधिकरण। और जिससे आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि जी चार भेद क्यों थे पद के आधार पर, चार भेद क्यों थे, क्योंकि अब पता चल गया तो तत्पुरुष था ना, उसी का एक भेद था कर्मधारय, कर्मधारय। और उसी का भेद था जी, उसी का भेद था द्विगु, द्विगु। अर्थात ये द्विगु और कर्मधारय है ना, वो भी उन दोनों के भी दूसरे पद प्रधान होते हैं, दूसरे पद प्रधान होते हैं, इसीलिए चार भेद बनते हैं पद के आधार पर। और तत्पुरुष इन दोनों के ऑप्शन में वो दे सकता है, क्यों दे सकता है, क्योंकि इसी के दोनों के एक भेद है। ठीक है, ये हो गया जी कॉन्सेप्ट, ये भी पूरा। अब करते हैं जी तत्पुरुष समास के खुद के 6 भेद भी बताए थे, तत्पुरुष समास के खुद के 6 भेद भी बताए थे, वो 6 भेदों वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक बार देखिएगा भाई। चलिएगा, जब बात करते हैं तत्पुरुष के 6 भेदों की, पहली बात तो यहाँ पर जब आप विभक्ति देखोगे 7 विभक्ति होती हैं अधिकरण तक। ठीक है, और एक होती है संबोधन जो 8वीं विभक्ति होती है, मगर वो यहाँ पे काउंट नहीं होगी। आपको क्या करना है, एक तो पहली विभक्ति को छोड़ देना है, पहली विभक्ति को छोड़ देना है। उसके बाद जो आपकी बची, ये पहली हुई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई, ये चौथी हुई, ये पांचवी हुई, ये छठी हुई, ये 6 भेद होते हैं तत्पुरुष के। ठीक है, पहला कौन सा जी, द्वितीय विभक्ति होती है जो कर्म की, को, जहाँ पे क्या होता है को। ठीक है, यदि मैं लिखता हूँ ग्रामगत, ग्रामगत, अब ग्रामगत का मतलब क्या है, गांव को गया हुआ। ध्यान रखना जहां पर जाना, जाना आ जाए वहां पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह स्कूल में जाता है, जैसे किसी ने लिख दिया वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। ठीक है, अब पूछेगा यहाँ पे कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, अच्छा कारक भी आप आज ही कंप्लीट हो जाए, कौन सा कारक है, तो आप कहोगे जी कौन सा कारक होगा, स्कूल में जाता है, और में कहाँ पे है, अधिकरण में। नहीं नहीं, अधिकरण नहीं होगा, मैंने कहा जाना कहाँ पे आता है, दूसरी विभक्ति में, अर्थात यहाँ पे कर्म कारक होगा। यहाँ पे बोला जाएगा वह स्कूल को जाता है, ना कि स्कूल में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म कारक माना जाएगा। और अगर समास पूछे ग्रामगत, जैसे कि यहाँ पे स्कूल की जगह मैंने ग्रामगत लिख दिया, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, गांव में गया हुआ नहीं होगा, गांव को गया हुआ होगा। अर्थात यहाँ पे कौन सा समास होगा जी, कर्म, कर्म तत्पुरुष। क्या होगा, कर्म लिख दोगे विभक्ति का नाम और तत्पुरुष जोड़ दोगे, कर्म तत्पुरुष समास होगा। मगर कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास ना दे करके द्वितीय तत्पुरुष समास दे देते हैं ऑप्शन में, द्वितीय तत्पुरुष समास दे देते हैं ऑप्शन में, द्वितीय तत्पुरुष समास। ये द्वितीय तत्पुरुष समास क्या है जी, इसको देख लो। देखो भाई, ये जो कर्म की विभक्ति है ना, ये दूसरे नंबर की है, इसलिए इसको काउंटिंग के आधार पे द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं जी तृतीय तत्पुरुष समास पे। ये तृतीय तत्पुरुष समास क्या है जी, से या के द्वारा, जैसे किसी ने लिखा हस्तलिखित, हस्तलिखित, हमारे यहाँ पे आया हस्तलिखित, इसमें समास बता दो दी। हस्तलिखित का मतलब क्या, हाथ से लिखित या हाथ के द्वारा लिखित।
ठीक है जी। अगर हस्तलिखित का मतलब हाथ से लिखित, तो क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा जी। तत्पुरुष का कौन सा भेद, कर्ण तत्पुरुष समास, या फिर इसको तृतीया तत्पुरुष समास भी कहा जा सकता है। ये चीज ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी संख्या भी लिख दी है। हस्तलिखित में कर्ण तत्पुरुष समास भी कह सकता है और तृतीया तत्पुरुष समास भी कह सकता है। संप्रदान, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया गौ ग्रास। ग्रास का मतलब होता है निवाला या फिर उसका भोजन, ठीक है, गौ ग्रास। तब ये होता क्या है, काफी सारे बच्चे मानते हैं गौ ग्रास गाय का घास, गाय का निवाला। अरे यहाँ पे का नहीं आता कभी भी, गाय के लिए आता है, गाय के लिए, ठीक है। जैसे देशभक्ति, किसी ने बोल दिया देशभक्ति, देशभक्ति, देश की भक्ति नहीं, देश के लिए भक्ति। कैसे कैसे पता चले, अच्छा, आलू की सब्जी किसे कहा जाता है, जिसमें आलू को काट कर, है ना, धोकर, अर्थात उसी का इस्तेमाल करके बनाया जाए, उसको बोला जाता है आलू की सब्जी, है ना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं गौ ग्रास, तो गौ ग्रास में गाय का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि गाय के लिए कुछ है, तो हम कहेंगे गौ ग्रास का मतलब गाय का घास नहीं, गाय का घास नहीं, गाय के लिए घास। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो देशभक्ति, देश का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि देश के लिए अपनी भक्ति भावना का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए देश के लिए भक्ति, ना कि देश की भक्ति, ठीक है, देश के लिए भक्ति, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं पंचमी पे। अच्छा, इसको एक देवभोज आता है कई बार ऑप्शन में, देवभोज, ये कई बार क्वेश्चन आया है, देवभोज में कौन सा समास है, आप बताओ। देवता के लिए भोजन, तो संप्रदान तत्पुरुष समास या चतुर्थी तत्पुरुष समास, ठीक है, वो कई बार आया था, इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया। और एक देशभक्ति भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद है पंचमी, आपादान से अलग होना, किसी ने लिख दिया वृक्ष पतित, वृक्ष पतितः, वृक्ष पतितः मतलब वृक्ष से गिरा हुआ, अर्थात अलग हुआ है ना, उससे अलग हुआ है ना। पथ भ्रष्ट, ये पथ भ्रष्ट कई बार आया है, पथ भ्रष्ट कई बार आया है हिंदी में। पथ भ्रष्ट क्या है, जो अपने पथ से डिग गया है, पथ से हट गया है, पथ भ्रष्ट हो गया है, सच बोलता था झूठ बोलने लग गया, पथ से भ्रष्ट हो गया, अपने वादों से मुकर गया, पथ भ्रष्ट, ठीक है। तो दूर होना, अलग होना, अर्थात अपादान तत्पुरुष समास या फिर पंचमी तत्पुरुष समास। अब का कहेगा, तो बात ही क्या है, राजा का पुत्र राजपुत्र और राजा की माता राजमाता, ये तो बड़े आसान है, आपको पता ही होगा, जिसको हम संबंध तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। सप्तमी में आ गया जी अधिकरण, जैसे किसी ने लिख दिया अश्वारूढ़, अश्वारूढ़ शब्द ये कई बार आया है। अश्वारूढ़, अश्वारूढ़ का मतलब क्या है, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े पर आरूढ़, आरूढ़ मतलब बैठा हुआ, घोड़े पर आरूढ़ जो है उसे अश्वारूढ़ कहा जाता है। जैसे सिंहासनासीन, सिंहासन पर आसीन है जो बैठा है, ठीक है, तो सिंहासनासीन, अश्वारूढ़, ये क्या है, में या पर, घोड़े पर बैठा हुआ या सिंहासन पर बैठा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास या सप्तमी तत्पुरुष समास। तो ये थे भाई वो 6 भेद, ये थे वो 6 भेद किसके, तत्पुरुष समास के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। कहां से स्टार्ट हुआ, दूसरी भक्ति से स्टार्ट हुआ, फिर तीसरी भक्ति, फिर चौथी भक्ति, फिर पंचमी भक्ति, फिर छठी भक्ति, फिर सप्तमी भक्ति। उतारिए इसको जल्दी से। चलिएगा, अब हम बात कर रहे हैं द्विगु और बहुव्रीहि की। द्विगु और बहुव्रीहि को दोनों को इकट्ठा समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे टीचरों ने ना इसको समझा के कंफ्यूज में डाल रखा है। क्या, कुछ एक टीचर बोलते हैं जी प्रथम पद में संख्यावाची अगर शब्द आ गया तो वो बहुव्रीहि होगा। चलिए मैं लिखता हूँ संख्यावाची, एक शब्द एक संख्या होती है, मानते हो। त्रि शब्द 3 एक संख्या होती है, मानते हो। 10 शब्द क्या होती है, संख्या होती है, मानते हो। मैंने लिख दिया एक दंत, ये लो भाई, प्रथम पद संख्यावाची है मगर द्विगु नहीं है। त्रिनेत्र, प्रथम पद संख्यावाची है मगर द्विगु नहीं है। दशानन, प्रथम पद संख्यावाची है मगर द्विगु नहीं है। दोस्तों द्विगु ऐसे नहीं बनता कि प्रथम पद में संख्या आ जाए, इसीलिए दोनों को इकट्ठा समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि तीनों के तीन क्या है, बहुव्रीहि समास बन चुके हैं। अब देखिएगा, समझिएगा, आज के बाद यहाँ पे आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखिएगा कि द्विगु समास में दूसरा जो पद है वो प्रधान होगा, ये तो क्लियर है ही कि दूसरा पद, क्यों, क्योंकि तत्पुरुष का एक भेद था, द्विगु और कर्मधारय बताया था अभी अभी, ठीक है, तो दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। एक तो हमें ये बात याद रखनी है, क्या, पहला पद संख्यावाची हो, ये तो आपको पक्का याद है, बचपन से याद करवा रखी है। दूसरी बात, समस्त पद समूहवाची होगा, समस्त पद समूहवाची होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, अर्थात अगर प्रथम पद में संख्या आ जाए मगर दूसरा पद प्रधान ना बने तो वो द्विगु नहीं बनेगा। दूसरी बात, प्रथम पद में संख्या आ जाए और समूहवाची ना बने तब भी वो द्विगु नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्रथम पद में संख्या होना केवल काफी नहीं है, प्रथम पद में संख्या के साथ साथ समूहवाची होना और दूसरा पद प्रधान होना भी जरूरी होगा। जैसे हमने अभी अभी लिखा था ना एक दंत, एक दंत हमने लिख दिया एक दंत। अब यहाँ पे एक दंत का मतलब ये नहीं है कि एक दांत वाला, नहीं, एक दंत का मतलब है गणेश। किसको कहा जाता है एक दंत,
गणेश को कहा जाता है। अब शब्द तो है एक और दांत, मगर दोनों में से कोई भी मतलब किसी का नहीं निकला, ना तो एक का मतलब ना दांत का, क्योंकि एक दंत बोलते हैं हमें गणेश याद आ रहा है, तो ये तो अन्य पद की तरफ जा रहा है इशारा, अन्य पद की तरफ इशारा जा रहा है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा जी हमारा, क्योंकि एक का और दंत का तो मतलब ही नहीं है, हमारा तो इशारा गणेश की तरफ जा रहा है। अगर मान लो कोई छोटा बच्चा उसका एक दांत है, उसको एक दंत नहीं कहा जा रहा, कोई बूढ़ा व्यक्ति है सारे दांत गिर गए एक बाकी है, उसको भी एक दंत नहीं कहा जा रहा, वो तो गणेश को कहा जा रहा है, तो क्या होगा जी, बिल्कुल गणेश होगा उसका आंसर, कोई अन्य पद प्रधान बनता जा रहा है। तो देखिएगा कैसे पता चले, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया चौराहा, चौराहा लिख दिया। चौराहा का मतलब क्या है, चार राह, ठीक है, जहां पर भी चार राह मिल जाए उसको चौराहा कहा जाएगा, ठीक है जी। चौराहा का मतलब भी होता है चार रास्तों का समूह, तो समूहवाची हो गया। दूसरी बात कि चौराहा में राह विशेष है, कि किस चौराहा का मतलब क्या है जी, रास्ते हैं वहां पर चार, अर्थात दूसरा पद प्रधान है, तो ये द्विगु हो जाएगा जी। मगर यहाँ पे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, चार पाई। अब चार पाई जब लिखता हूं ना, चार पाई, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि चार पाइयों का समाहार है, चार पाई का मतलब है जी खाट, जिसको आप बोलते हो, या जिसको आप क्या बोलते हो, आजकल सॉन्ग चला हुआ है, एक खटोला जेड़ के भीतर, है ना वो खटोला, या फिर जिसको आप बोलते हो क्या, खाट बोलते हैं, चार पाई बोलते हैं, शायद हिंदी में और भी शब्द यूज होता हो इसका, बेड वगैरह तो नहीं, बट खाट वगैरह, पलंग वगैरह यूज होता है, पलंग, ठीक है, पलंग वगैरह बोलते हैं, उसको बोलते हैं चारपाई। अर्थात यहाँ पे द्विगु नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक चार पैर वाली को चारपाई नहीं कहते, मगर प्रत्येक ऐसे रास्ते को जहां पर चार रास्ते मिलते हो चौराहा कहा जा सकता है। ध्यान दो, प्रत्येक ऐसी जगह को जहां पर चार रास्ते मिलते हो चौराहा कहा जा सकता है, इसलिए द्विगु हो गया। मगर प्रत्येक चार पैर वाली को चारपाई नहीं कहा जाएगा, चार पैर वाली तो कुतिया भी है, कुतिया को कभी चारपाई नहीं बोलोगे, भैंस भी है, भैंस को चारपाई नहीं बोला जाता, गाय भी है, गाय को चारपाई नहीं बोला जाता, चार पैर वाली तो कुर्सी भी है, कुर्सी को चारपाई नहीं बोला जाता, ठीक है। चारपाई केवल केवल खाटिया पलंग को बोला जाता है, अर्थात विशेष है ये तो किसी का नाम, केवल चार पैर यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ये अंतर है भाई द्विगु और बहुव्रीहि का, ये अंतर स्पष्ट कर लेना वरना दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। किसी ने बोल दिया त्रिकोण, बिल्कुल प्रत्येक ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण होंगे उसको त्रिकोण बोल देंगे, बिल्कुल है जी, द्विगु समास हो जाएगा, बिल्कुल है। मगर किसी ने बोल दिया वही त्रिनेत्र, प्रत्येक तीन आंख वाले को नहीं कहा जाता त्रिनेत्र, ये तो केवल शिव को कहा जाता है, ये तो केवल शिव को कहा जाता है, तो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, क्योंकि अन्य पद प्रधान हो गया इसका, ठीक है। तो केवल संख्या से निर्देश नहीं करना, निर्देशित नहीं करना, अंदेशा नहीं लगाना, हमें दो चीज याद रखनी कि दूसरा पद प्रधान है या नहीं, और वो समस्त 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 क्या, कि समस्त पद समूहवाची बन रहा है या नहीं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसकी क्वेश्चन सीरीज और मैं लेके आऊंगा, ठीक है, समास की एक क्लास बनाएंगे, क्वेश्चनों की, क्वेश्चन रखूंगा आपके सामने 100-150 क्वेश्चन, फिर देखो आप कैसे क्लियर करते हो। अच्छा, बहुव्रीहि समास की खास बात यही तो होती है कि इसका कोई अन्य पद, हम शब्द कुछ और बोलेंगे इशारा किसी और के पास जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया दशानन, दशानन जिसका मतलब होता है 10 मुख वाला नहीं, मगर कहा जाएगा केवल रावण को, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, भगवान शिव के लिए प्रयोग होता है चंद्रशेखर, तो है ना चंद्र, क्योंकि सभी देवताओं के पीछे ना सूर्य दिखाई देता है, कभी आप ना तस्वीर देखना देवताओं की, सभी देवताओं के पीछे सूरज निकला हुआ दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, पीछे सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे उसका मुकुट दिखाई देगा देवता का, और देवता दिखाई देगा, यहाँ पे उसका मुकुट ऐसे दिखाई देगा, पीछे सूरज दिखाई देता है देवताओं के। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए शायद अच्छा नहीं बना पाऊँ, मगर समझ लेना पीछे ना सूरज निकलता हुआ दिखाई देगा। मगर शिव जी के साथ ऐसा नहीं होता कभी भी, शिव जी महाराज जो है ना उनके साथ कुछ और ही घटनाएं घटती हैं। उनके साथ क्या घटनाएं घटती हैं, शिव जी महाराज के पीछे, सिर के पीछे सूरज नहीं बल्कि ये जो जटा है ना इसकी, इसमें चंद्रमा दिखाई देता है, क्योंकि इसकी इन्होंने अपनी जटाओं में चंद्रमा और गंगा जी को बांध के रखा है, इसलिए इनको चंद्रशेखर कहा जाता है। चंद्रमा है शिखर पर जिसके, ठीक है, ऊपर जिसके, ठीक है। ये इस प्रकार, ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कहीं कोई मजाक करे बाद में वो हंसते हुए मुख से भेजे, ठीक है, इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। आगे चलते हैं, मगर कॉन्सेप्ट कैसा समझा रहा हूँ आपको पता ही होगा, अच्छा या बुरा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या रह गया जी, हमारा द्वंद्व समास रह गया। अब द्वंद्व समास के बारे में और जान लेते हैं। द्वंद्व समास किसे कहा जाता है, द्वंद्व समास उसे कहा जाता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो। ध्यान रखना, इसके शॉर्टकट क्या है, कैसे पता चले भाई, अगर कहीं पे विलोम शब्द मिल जाए, विलोम, दो शब्द होंगे ना समस्त पद में, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो, या फिर लिंग बदलो, लिंग बदलो ऐसे लिखते हो तुम हिंदी में, लिंग बदलो, या फिर लिंग बदलो शब्द मिल जाए, या फिर संज्ञा द्वित्व, संज्ञा द्वित्व को मैं जोड़े लिख दूं, जोड़े,
जोड़े वाले शब्द मिल जाए, वहां पर होता है द्वंद्व। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया दिन रात, दिन रात, ये क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। जैसे मैंने लिख दिया सुख दुख, सुख दुख, ये क्या है? एक दूसरे के विलोम है। तो क्या होंगे दोनों में जी द्वंद्व समास होगा। मगर यदि इसी को मैं दिन दिन लिख दूं, दिन दिन, या रात रात लिख दूं, रात रात, तो इन दोनों में ही अविभाव समास होगा। अविभाव समझाया था, याद करो, द्विरोक्ति हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं सुख सुख लिख दूं, सुख सुख, अविभाव हो जाएगा, मगर सुख दुख लिख दिया तो द्वंद्व हो गया। दाल चावल लिख दिया, जोड़ा है भाई, दोनों को इकट्ठा खाया जाता, दाल और चावल, ठीक है। तो क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। माता पिता लिख दिया, माता पिता, ये लिंग बदला गया है, लिंग बदला गया है ना, माता पिता, चाचा चाची, मामा मम्मी, काका काकी, भाई भाभी, बहन बहनोई, तो ये क्या होंगे? सारे के सारे ये भी द्वंद्व होंगे जी, क्योंकि लिंग बदला गया है, ठीक है। जोड़े वाले जैसे गंगा यमुना लिख दिया, गंगा यमुना, ठीक है। जैसे पैंट शर्ट लिख दिया, जोड़ा होता है। कॉपी किताब लिख दिया, जोड़ा होता है। कॉपी पेन लिख दिया, जोड़ा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से राम शाम लिख दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा द्वंद्व समास। ये थे आपके सारे के सारे समास, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।